नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे औरंगजेब के पैरोकार क्या अपनों पर करेंगे वार। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंगजेब के समर्थन और विरोध की सियासत सुलग रही है। सपा विधायक अबू आजमी को औरंगजेब का समर्थन करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश के इस बयान का मतलब सीधा यह निकाला जा रहा है कि वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने से सहमत हैं। उधर बाराबंकी से भाजपा के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि समाजवादी पार्टी के नेता यदि औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं तो वो भी वही काम करें जो औरंगजेब ने अपने पिता के साथ किया था। आपको ये भी बता दें कि 8 साल पहले समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर दिवंगत मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव में जंग छिड़ गई थी। उस वक्त नए साल के पहले दिन सपा के कथित अधिवेशन में अखिलेश ने पिता मुलायम का तख्ता पलटकर न केवल उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया था, बल्कि चाचा शिवपाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। और रही अमर सिंह की बात, अमर सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। आज जब सपा के तमाम नेता औरंगजेब की पैरोकारी करते नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग सपा में 8 साल पहले हुए सत्ता संघर्ष की याद भी दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल जरा हटके है कि क्या कहीं औरंगजेब की तरफदारी करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम जैसे दलों में बट्टे मुसलमानों को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? और औरंगजेब के बहाने हो रहे ध्रुवीकरण से भाजपा का कितना फायदा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं, देखिए। आदरणीय अबू वासिम आजमी साहब का एक बयान था औरंगजेब के ऊपर, जिसको लेकर आज कल भाजपा के नेता बहुत आक्रामक हैं। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि आज़ादी के पहले चाहे वो मुगल शासकों की कोई व्यवस्था रही है या अंग्रेजों की कोई व्यवस्था रही है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से पूरे भारत देश में नई शासन नीति लागू हुई। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अब हमारे देश की शासन व्यवस्था हमारे देश के संविधान के अनुसार चल रही है। हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं चूँकि अनुसूचित समाज से आता हूँ, अभी अगर हम ये कहें कि जब हम लोग कहते हैं कि वर्षों पहले हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ, तो वही चीज़ इन लोगों को बुरा लगती है। कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और जब ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं बीजेपी वाले तो इनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो सपा के एक विधायक ने जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने बोला है औरंगजेब ने बहुत अच्छा काम किया था। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जो औरंगजेब ने अपने पिता के साथ किया था वही वो विधायक जी अपने पिताजी के साथ करें, तब हम मानेंगे कि वो उनकी बात सत्य है। तो औरंगजेब को लेकर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो समर्थन किया जा रहा है अबू आजम का। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वापस ये समर्थन वोट बैंक पाने की कोशिशों में तो शामिल नहीं है? आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये भी जानने की कोशिश होगी कि वाकई इससे उन्हें भी कोई फायदा है। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, वेलकम सर। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत। करण सिंह जी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, थोड़ा दिन पहले चले जाइए तो 2017 का वो समय था जिसको मैंने जिक्र भी किया कि क्या कुछ हुआ था सपा में, सबको पता है। और अगर औरंगजेब के मिजाज को थोड़ा सा पढ़िए तो कुछ इसी तरह का मिजाज उसका भी हुआ करता था। पिता को बंधक बनाना, भाइयों को ऊपर पहुंचा देना और फिर खुद का शासन स्थापित करना। क्या लगता है आपको ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? वापस जो बटा हुआ मुस्लिम वोट बैंक है उसको पाने के लिए ये डायलॉग, इस तरह की बातें काम आएंगी? और बीजेपी को उससे कितना फायदा हुआ हो सकता है? क्योंकि एक तरफ अगर 20% चला जाता है, लेकिन इस 80% में भी तो कहीं ना कहीं बंटवारा हो ही जाता है वोटों का। देखिए, जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो एक क्रूर शासक तो नजर आता ही है सामने हमारे, क्योंकि उस समय 3 भाइयों का कत्ल कर दिया था अपने पिता के साथ। तो में कैसा उसने बर्ताव करा, और साथ ही उसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था। तो निश्चित तौर पे बाकियों को म्यूट कर दीजिए या तो।
और प्लीज आप जब डिबेट में हैं तो आसपास से नॉइस ना आए, इस बात का ध्यान रखिए, वरना फिर म्यूट पे रखना पड़ता है आपको। जी करण जी, आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। करण सिंह जी, देखिए आपका डिवाइस म्यूट पे चला गया। करण सिंह जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, मैं लौटूंगी आपके पास। किसी जन साहब, क्या फायदा इस सब बातों से भारतीय जनता पार्टी को? क्या वाकई जो सवाल मैंने पूछा उसके इर्द गिर्द ही राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है पारुल जी की भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद की पक्षधर रही और जो भारत देश के अंदर जिन्होंने आकर के एक आक्रांता के रूप में जिनकी पहचान है, जिन्होंने लूटपाट की और औरंगजेब ने जितने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा, इतना नुकसान किसी भी हिंदू संस्कृति का किसी भी मुगल शासक ने नहीं किया। औरंगजेब ने जिस तरीके से एक आदेश जारी कर रखा था कि इतने सिर लेकर के आइए, उतना आपको सोने की मोहरें मिलेगी, तमाम सारी चीजें हैं। और उसका अगर महिमा मंडन आज हो रहा है तो जिन लोगों को लगता है कि धर्म विशेष की, संप्रदाय विशेष की राजनीति करके उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ यही उनका वोटर है, वो इस तरीके की चीजों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरीके की चीजों का समर्थन नहीं किया। जो आतताई ये रहा है, जिन्होंने देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, जिन्होंने देश के ऊपर आक्रांता के तरीके से काम किया और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति को छीनने भी नहीं किया, और इतना क्रूर शासक जिसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है, आखिर समाजवादी पार्टी उसका समर्थन क्यों करे? अबू आजमी के बयान का खंडन करने के बजाय, उसकी मजम्मत करने के बजाय अगर उसका महिमा मंडन अखिलेश यादव जी कर रहे हैं तो ये कहां तक सही हो सकता है? तो जिनको लगता है कि धर्म विशेष की राजनीति करके, संप्रदाय विशेष को उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वही उनका वोटर रहा है, वो इस तरीके की चीजों का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद की जो पहचान रही है उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, और इस तरीके का जिन्होंने कुकृत्य किया उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, और जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आज भी जो हमेशा रोजा इफ्तार पार्टियां कराते रहे केवल मुख्यमंत्री आवास पे, उनको लगता है संप्रदाय विशेष की राजनीति करने के लिए उनके क्रूर शासकों का, उनके आक्रांताओं का, उनके समाज के, उनके धर्म विशेष के आक्रांताओं का अगर वो महिमा मंडन करेंगे तो उनको लगता है पॉलिटिक्स वो आगे बढ़ जाएंगे, जबकि जनता ने इसीलिए उनको सिरे से खारिज कर दिया। आप देखिए 2017 के बाद, 2017 क्या 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 2014 में परिवार की 5 सीटें बची थी इनके पास में, और उसके बाद में 2019 में परिवार की 5 सीटें वो भी हार जाते। क्या कारण रहा? इसी तरीके के कारण कि आप जब सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीति, सारी चीजें केवल संप्रदाय विशेष के लिए कर रहे हैं, उनके सारे गलत कामों को आप सही ठहरा रहे हैं। अब तो औरंगजेब का भी महिमा मंडन करने लगे। और आपने जो बात कही, जिस तरीके की तस्वीरें श्री अखिलेश यादव जी के बीच की और उनके पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बीच की सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए आई थी, हमें लगता है औरंगजेब का कुछ प्रतिशत वहां पर भी दिखाई दिया था। इसीलिए ऐसे लोग इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग इस तरीके की राजनीति करेंगे, इस तरीके का समर्थन करेंगे, जनता बिल्कुल उनको सिरे से खारिज कर देगी। भारत देश के करोड़ों करोड़ लोग, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, 140 करोड़ की 140 करोड़ आबादी, बिल्कुल भी उनमें से 2, 4, 5 लोग कह दिए, 2, 4, 5% भी लोग ऐसे नहीं है जो औरंगजेब को सही कहते हो, औरंगजेब का महिमा करते हो, लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि है, क्या लेकिन अभी तो औरंगजेब प्रेमियों की लिस्ट आ रही है सर सामने, महानता अपना रही जी। औरंगजेब प्रेमियों की तो लिस्ट आ रही है, आप कह रहे हैं 1-2% लोग। 1-2% भी नहीं है पारुल जी, सिर्फ पार्टी विशेष के लोग हैं ये। देश की 100 करोड़, ठीक है, लेकिन इस सबसे फायदा बीजेपी को भी तो है ना। जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका सिद्ध होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर इसको राजनीति का विषय मान भी ले तब भी कोई गलत नहीं है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो लोग देश के साथ में हैं, और जो आतताइयों के विरोधी हैं, आतंकवादियों के विरोधी हैं, तो शासकों के विरोधी हैं, हम उनके साथ में हैं, और हम हमेशा से उनके साथ में रहे। आगे भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों के साथ में ही दिखाई देगी। अशोक तिवारी जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया, फ्लैशबैक में चले जाइए तो मिलता जुलता मिजाज क्या नजर आ रहा है, और आप लोगों का महिमा मंडन करने के पीछे की वजह वोट बैंक है, और दूसरा वो आदमी तो खुद ही बैकफुट पर आ गए, उन्होंने तो खुद ही माफी मांग ली है। तो यहाँ
क्यों इतने बड़े बड़े शब्दों से नवाजा जा रहा है अखिलेश जी की तरफ से कि अब किस तरीके से उन्होंने कहा कि बेखौफ, दानिशमंदी, बेमिसाल? देखिए पारुल जी, हम्म। हमारे कई प्रवक्ताओं ने और हमने भी कई चैनलों पे आ रहा है, लगातार आ रहा है, आप भी सुन रही हैं, देख रही हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है औरंगजेब कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारे तमाम प्रवक्ताओं ने कहा, हमने भी कहा। और हमारे आदर्श गांधी हो सकते हैं, लोहिया हो सकते हैं, हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, हमारे आदर्श अशफाक उल्लाह खां हो सकते हैं, अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। हमारे आदर्श कभी भी औरंगजेब जैसा शासक हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, अधिकृत प्रवक्ता के रूप में मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आप करती हैं, उन्होंने तो केवल निलंबन पर कहा था कि वो तो निलंबन की प्रक्रिया पर उन्होंने अपना ट्वीट किया था। निलंबन की प्रक्रिया एक विचारों की स्वतंत्रता होती है, जबकि उन्होंने अपना वापस भी ले लिया। उनको एहसास हुआ कि उन्होंने सही नहीं बोला है, तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। जब शब्द वापस ले लिए, माफी अपनी क्षमा मांग लिया उन्होंने, सारी बात यहीं से खत्म हो जाती है जी। और जहां तक सवाल इस बात का जी खत्म हो जाती तो बात ही अलग थी ना सर। यहाँ दानिशमंदी, बेखौफ, बेमिसाल, आप जो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं औरंगजेब को लेकर, उन्हें आप बेखौफ, बेमिसाल के शब्दों से नवाज रहे हैं, तो यही तो फिर आपकी बात आप कह रहे हैं, ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन अखिलेश जी की बातों को आप नकारेंगे थोड़ी ना। अखिलेश जी ने खाली निलंबन पे कहा था कि निलंबन की प्रक्रिया सही नहीं है, वो बात चल रही है, वो बात आगे सामने आएगी जी। निलंबन की उन्होंने प्रक्रिया अपने सांसदों, विधायकों के लिए कहा उनके बेखौफ, दानिशमंदी, बेमिसाल, यानी उन्होंने जो बोला वो बेमिसाल बोला। देखिए, विचार जो होते हैं, कोई बोलता है, जब विचार ही वापस ले लिए उन्होंने अपने क्षमा मांग लिया, माफी मांग ली, तो बात खत्म हो जाती है। क्षमा मांग लेनी चाहिए कि उनके बेखौफ, बेमिसाल सांसद ने, विधायक ने ये जब तो बात आप कह रही हैं, आप चूंकि उनकी बात समझ नहीं पा रही हैं, ऐसा इसलिए बोल रही हैं। उन्होंने सिर्फ निलंबन के लेकर बात देश दुनिया समझ रही है सर, मुझे समझाएंगे तो क्या चलेगा। ठीक है, ये जिक्र ये बीजेपी भी कर रही है कि पहले ऐसा कुछ जो औरंगजेब ने अपने पिता के साथ किया, अपने परिवार के साथ किया, ये 2017 करीब 8 वर्ष पहले हो चुका है। आप एक प्रेस की एंकर हैं, आपको अगर अच्छा लगता है ऐसी टिप्पणी करना तो आप करिए, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको ये पूछा जा रहा है, मैं अपने मुंह से थोड़ी ना सवाल लेकर आई हूँ। इस पर ऐसे फालतू सवालों का जवाब हम नहीं दिया करते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार पूछिए इसको जी। ठीक है, आपको फालतू लग रहा है, किया था तब शायद फालतू लगता तो बात अलग होती। राजेंद्र सागर जी, ये टिप्पणियां जो अलग अलग जगहों से अलग अलग आ रही हैं, क्या आप भी अबू आजमी को बेखौफ, दानिशमंदी, बेमिसाल कहना ठीक समझेंगे? देखिए पारुल जी, पहली बात तो वो मामला महाराष्ट्र का है और तूल कहाँ उत्तर प्रदेश में उसे दिया जा रहा है। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस पर बयान देते हैं, जबकि तमाम समस्याएं उत्तर प्रदेश में खुद हैं। आए दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कभी मथुरा में दलितों की बेटियों की हत्या कर दी जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, कभी मेरठ में जो है दलित को सरेआम पीटा जाता है, कभी किसी बैकवर्ड के साथ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की खुद की इतनी समस्याएं हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें कहा महाराष्ट्र में दिया हुआ एक बयान दिखाई दे रहा है। अगर सियासत उधर से हो रही है तो सियासत तो आप भी कर रहे हैं। आप किसका बोर्ड इकट्ठा करने के लिए सदन में बयान दे रहे हैं? अरे भाई, ऐसी चीजों को तो नकार देना चाहिए। आप उसको जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। और जैसे अभी केसी जैन साहब कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, है ना, तो ये बताएं कि जिन्ना के साथ उस समय जो सरकार बंगाल में जो बनाई गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी इनके जो लीडर थे उनके द्वारा उनके साथ लेके बनाई गई थी, तो क्या जिन्ना इस देश में कम बड़े गुनहगार हैं जो उनके साथ ये ऐसे राष्ट्रवादी सरकार, ये कौन से राष्ट्रवादी है? वापस आ जाइए राजेंद्र जी, राष्ट्रवाद है। अरे ये तो आपके सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष को समझाना चाहिए ना आपको कि यहाँ पर बयानबाजियां मत कीजिए। कौन से राज्य में अभी महाराष्ट्र के मामले को लेकर बयानबाजी नहीं हो रही है? अबू आजमी को तो वो बेमिसाल, बेखौफ बता रहे हैं। अध्यक्ष ने उनसे माफी मांग ली। अरे अब अगर मैं बोल रहा हूँ उस चीज पे तो आप कह रहे हैं कहाँ चले गए,
और ये महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती का क्या खड़ा बात कर करते रहे हैं? हैं, सदन में उस पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, क्या और लीडर नहीं है? अरे इस देश में और लीडर नहीं है, और भी तो स्टेटों में लीडर है, और भी इनके जो आतंकवादी जिस तरीके से देश का कोई भी नागरिक अगर कुछ भी बोलता है तो वो देश की खिलाफत करता है, इसी तरह से अगर किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता कुछ भी बोलता है तो वो पार्टी का प्रेजेंटेशन कहीं तो कर रहे हैं ना सर। देश का नौजवान उसने वहां बोला इसलिए उसकी चर्चा यहाँ मत करो। हिंदू अच्छे से समझ चुका है क्या बीजेपी का लीडर है जो उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में लीडर ही नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आके जो है इससे पूछा जा रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव है, अच्छे से जनता समझ गई है, जनता अच्छे से समझ गई है। मेरे तो सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए राजेंद्र जी, कम टू द टॉपिक। ठीक है, एक सेकंड केसी जैन साहब रुकिए। राजेंद्र जी, ये सही है या नहीं है? अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, अखिलेश जी ने बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल, ये सही था या नहीं था? कट टू पॉइंट। ये कुछ अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। जैन साहब प्लीज 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 जैन साहब रुकिए। मैं वहाँ जो उन्होंने अबू आजमी ने कहा है उसकी निंदा करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। अखिलेश जी ने जो कहा उसकी भी निंदा कर लीजिए, फिर महिमा मंडन क्यों कर रही है आपकी सहयोगी पार्टी? फिर नहीं, अरे जब उन्होंने माफी मांग ली तो मैं उस चीज को क्यों उसकी वो करूंगा? वो जब खुद उन्होंने जो बयान दिया था उसको वापस ले लिया है, इतने बड़े बड़े बयान दिए। तो अखिलेश जी को बेमिसाल बेखौफ दानिशमंदी ये सब कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिसने बोला उसे गलत लग गया। राजेंद्र जी सुनिए, बहस इस तरीके से नहीं होगी कि आप पश्चिम बंगाल भी चले जाएं, आप महाराष्ट्र भी चले जाएं, आप सभी जगह जाइए, लेकिन जो बयान जिस पर चर्चा हो रही है उस पर भी आइए। इन्हें किसने राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र? ये अपने आप से राष्ट्रवादी है यहाँ, तो फिर कौन बैठा है राष्ट्रवादी अगर ये नहीं है तो? वो है जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए। सारी चीजें वो तो निलंबन था, उसको भी गलत बता रहे थे। ऐसे नेताओं को तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए ना। मैं बिल्कुल इस मामले में निष्पक्ष नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ इस मामले में निष्पक्ष। औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है तो गलत है। आइए, करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने इन नहीं किया अभी तक। रुक जाइए करण जी, आप अपना विश्लेषण क्या रखना चाहेंगे? पूरा मुद्दा आपके सामने, सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ, कहिए। रुकिए राजेंद्र जी, रुकना होगा राजेंद्र जी, कंटिन्यू मत बोलिए, रुक जाइए। करण जी कहिए। औरंगजेब के विरुद्ध है, औरंगजेब को क्रूर शासक मानती है, तो औरंगजेब की मजार भारत में क्यों है? जबकि इस्लाम के अंदर भी मजारों का कॉन्सेप्ट गलत है। इस्लाम में कहीं पर भी मजारों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पक्की मजार को इस्लाम नहीं मानता है। तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की मजार भारत में क्या कर रही है? उसको क्यों नहीं डिस्मॉलिश किया जाता है? और हमारे इतिहास में इन जितने भी मुगलिया शासक हैं या निजाम शासक हैं, इनका महिमा मंडन क्यों है? बप्पा रावल का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं आप, हमारे संभाजी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, झलकारी बाई का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं आप, और शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह को बहुत छोटे में निपटाते हैं। उनका इतिहास इनका होना चाहिए। जो हमारे भारतीय वीर है, जो हमारे भारतीय सूरमा है, उनका इतिहास नजारत है। और इन मुगलियों का इतिहास का महिमा मंडल क्यों है? क्यों नहीं उसमें संशोधन हो रहा है? जबकि भारत की शिक्षा नीति में बदलाव कई बार किए जा चुके हैं। छावा मूवी आई, औरंगजेब उससे आया और उस पर अबू आजमी का बयान आया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया, निलंबन हो गया, लेकिन सपा के अध्यक्ष उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। और अब ये पॉलिटिक्स इसलिए भी हो रही है क्योंकि अपने अपने वोट बैंक को साधना है, बिखर रहा है वोट बैंक, इसलिए इकट्ठा करना है। इस पर सवाल पर जवाब दीजिए करण जी। करण जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इस समय जो मुस्लिम वोट बैंक की जो खींचातानी हो रही है, जैसे एआईएम वगैरह की तरफ मुस्लिम वोट बैंक डाइवर्ट हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी जैसे जितने भी जिनका वोट बैंक पक्का रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर जिनका राजनीति चलती थी, तो निश्चित तौर पे वो औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का तो प्रयास कर ही रहे हैं। और ये जो राजनीति है वास्तव में बहुत ही खतरनाक राजनीति है, क्योंकि एक तरफ पोलराइजेशन की राजनीति होती है, दूसरी तरफ मुस्लिम राजनीति होती है।
इसमें जो वास्तविक मुद्दे हैं वे पीछे छूट जाते हैं। और जो अगर ऐतिहासिक की बात करें तो मैंने पहले भी कहा, जो इतिहास के साथ में न्याय होना चाहिए, जो हमारे वीरों के साथ में न्याय होना चाहिए, वो न्याय से भी हम वंचित रह जाते हैं। और जो खलनायक है उनको हम पढ़ना पड़ता है और उन्हीं का महिमा मंडन ठीक है। जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए। ये अशोक तिवारी जी आप भी कहते हैं, लेकिन आप ही के नेता इस तरह के मुद्दों को उठा के हवा दे देते हैं। जी देखिए, जन सरोकार के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि होने ही चाहिए। बिल्कुल ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बात कही उन्होंने, अपनी जबान वापस ले ली, शर्मिंदगी, अपने को माफी मांगा उन्होंने, बात खत्म हो जाती है। अब आग से घबरा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि हमें जो है महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, किस तरह से किसानों की आय हमारी बढ़े। समझाना पड़ेगा ना सर कि वो उस लाइन पे ना जाए, वो क्यों इस तरह की बयानबाजी कर गए। शेयर बाजार हमारा लगातार गिर रहा है, इस पर हमें चिंता होनी चाहिए। हमें चिंता होनी चाहिए किस तरह से हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। आपकी पार्टी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते अबू आजमी? इन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। अबू आजमी अपनी पार्टी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, बाहर कीजिए उनको निकाल के। अगर अबू आजमी की क्लिप आपने देखी होगी तो वो कह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा हो, हम अपने शब्द वापस लेते हैं, हम माफी मांगते हैं, बात खत्म हो गई। माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है, फिर वो बयानबाजियां जो आपके और भी नेता दे रहे हैं इसी मामले में, उनका क्या करेंगे? अभी बाइट सुनवा चुकी हूं मैं अपने दर्शकों को, समाजवादी पार्टी की तरफ से ही बाइट है, फिर उसका क्या करेंगे? नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मैं यही कहना चाहती हूँ कि बयानों को देते ही क्यों है, फिर बाद में जो माफी मांगनी पड़े और फिर उसके बाद आपकी पार्टी के एक के बाद एक प्रवक्ताओं की बाइट भी आ जाती है। वो नहीं कहते कि इस मुद्दे पर बात मत करो, वो और तड़का लगाकर बयान देते। नहीं, हमारे प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं है। देखिए, मैं जब सारे प्रवक्ताओं ने कहा इसलिए मैं कहती हूँ आप शुरू से जब जुड़ते हैं ना तो सुना कीजिए, हम पूरी तैयारी के साथ ही काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बाइट है हमारे पास, तभी कहा हमने। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, ऐसा हमारे प्रवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये अखिलेश जी को भी समझा दीजिए ना अशोक तिवारी जी, आपसे नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे वो। अध्यक्ष को अगर कोई नेता प्रवक्ता समझाएगा तो नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे वो। इनको भी समझाइए कि ऐसे फिर बयानबाजियां ना करें, क्यों वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं कि चर्चा करनी पड़ रही है। ठीक है, 30 सेकंड्स में बात कंप्लीट कीजिएगा। केसी जैन साहब, क्या इससे वाकई जो समाज में जिस तरह की धारणा पैदा होने लगी है, बंटने लगा है समाज, गंगा जमनी तहजीब की बात हम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी और नजर से देख रहा है, ये सच नहीं है? देखिए पारुल जी, जैसा सामने का सवाल आता है वैसे सामने से जवाब आए, लेकिन आपने संभल में भी देखा कि किस तरीके से एक न्यायालय के निर्णय न्यायालय के एक सर्वे के आदेश के बाद में भी समाजवादी पार्टी ने जो वहां पे दंगाई थे, जो आतताई थे, उनको किस तरीके से सम्मानित करने का काम। आज अबू आजमी का बयान आता है, एक आक्रांता के पक्ष में उसको महान बनाने का काम करते हैं और उनके समर्थन में स्वयं श्री अखिलेश यादव जी मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि भाई बेमिसाल और बेखौफ अबू आजमी की। तो कह रहे निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता, ये सच था उनके लिए। अगर अबू आजमी की बात मैं करूं तो नहीं, लगाम लगाने का काम जनता करेगी, लेकिन एक आक्रांता था जो जिस तरीके से एक आक्रांता का महिमा मंडन करना अबू आजमी ने जिस तरीके से किया है, एक लुटेरा था, एक बलात्कारी था और एक हजार लोगों का कत्लेआम करने वाला, साथ ही साथ उसके वजह से हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया, आग में कूद गई, जिंदा आग में कूद गई। ये सारी चीजें देश ने देखी है, ये प्रताड़नाएं देश ने झेली है। चाहते हैं मुद्दों पर बात करना तो इस तरह की टिप्पणियों पर वाद विवाद करना बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग इसको महान बता रहे हैं वो सारे ये मान लिया जाए कि ठीक है राजेंद्र जी, ये मान लिया जाए कि पार्टी गाइडलाइन तो सपा की कुछ और ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी अब कोई लाइन वाइन है नहीं, सब बिखर गए हैं, ऐसा ही है? देखिए पारुल जी, ये तो आप लोगों को लगता है या इनको? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली से मौलवी बयान देते हैं, उस पर कोई वो नहीं होता है, अरे उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। वो कौन होते हैं कि एएमयू में होली मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी, वो डिसाइड करेंगे। संभल में एक सीओ कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो है अपने घरों में बंद हो जाए, उस दिन ना निकले। अरे भाई, आपको प्रशासन दिया हुआ है, आप प्रशासन की व्यवस्था करिए, उसके साथ बैठ के, लोगों के साथ बैठ के भाईचारा बनाइए, ना कि आप जो है इस तरीके से बयानबाजी करिए, है ना? तो ये सरकार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये तो समझ सकते हैं, समझे कि इस तरीके से जो है
चलिए। सदन में आप बयान कर रहे हैं, चुप रहिए आप, बस आपको कुछ नहीं पता है, आप सब ड्रिल करने वाले आप प्रदेश को ड्रिल चलिए, समय इतना इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले खुद मुद्दों को हवा देंगे और उसके बाद बचकर माफी मांगकर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कहा अब आग में भड़क चुका है तो बेहतर होगा पीछे जाना। लेकिन उस आग में भी लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बयानबाजियां भी आपने सुनी। एक तरफ अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा नहीं सकता। निलंबन हो चुका अबू आजमी का महाराष्ट्र विधानसभा से, जिसको लेकर उन्होंने ये बात की, यानी अबू आजमी जी सच बोल रहे थे, इसलिए तो अखिलेश जी ने कहा कि निलंबन से कोई सच पर लगाम नहीं लगा सकता। फिर दूसरी बार वो खुद महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं, उन लोगों का जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। जो शख्स, जिस शासक ने अपने पूरे समय पर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो आज के समाज की नजर में बिल्कुल गलत है, और पहले भी था लेकिन तब कोई आवाज नहीं उठा सकता था क्योंकि वो शासक था, पावर था उसके पास। और अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो शुद्ध रूप से इस पर राजनीति हो रही है और ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ऐसा नेताओं का कहना है। अब इसमें कौन कितना फायदा अपना देख रहा है ये तो वही जाने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।